हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और जितनी भी परिभाषाएं हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं विद्युत फ्लक्स की क्या होती हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पहली परिभाषा क्या बनी? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पहली परिभाषा समझ में आई आपको? ओके। अब सेकंड नंबर परिभाषा की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो फ्लक्स को हमने देखा था कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, तो ये इसकी दूसरी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बन गई? विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दो परिभाषा आपको क्लियर हुई? ओके। तो इतना हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अदिश गुणनफल में कैसे किया था? हमने ऐसे किया था कि अगर ये एक बंद पृष्ठ है और आपको पता है क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है, ऐसे। और मान लीजिए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो विद्युत क्षेत्र एरिया या सदिश क्षेत्रफल सदिश से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हम विद्युत क्षेत्र का घटक निकाल लेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का घटक क्या होगा? जहाँ से एंगल बनता है वो होता है ई कॉस थीटा। अब देखिए, ई कॉस थीटा और ए एक ही दिशा में आ गए, तो फ्लक्स का सूत्र बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा सूत्र फ्लक्स का? ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इतना आपको क्लियर हो गया था पिछली क्लास में? ओके। तो अब हम बात करते हैं, इतना हमने कर लिया था, देखिए इतना। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी असममित वस्तु से गुजरे तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या है नेक्स्ट पॉइंट? यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी असममित वस्तु से गुजरे। असममित वस्तु क्या होती है? सब चीज़ों पर ध्यान दो, और बहुत आसान बात है ये। असममित वो होती है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु इस आकृति की है, वर्ग की आकृति की है, तो क्या आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? यस। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। अगर किसी वस्तु की आकृति या किसी पृष्ठ की आकृति ऐसी है, आयताकार, तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई। कहने का मतलब, अगर इससे विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हों तो हम ई वेक्टर तो फाइंड कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान, और ए वेक्टर का मान भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का मान कैसे फाइंड करेंगे? इसका भुजा इंटू भुजा। इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से वृत्ताकार है, तब हम पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से है और वो गोलाकार है, ऐसे। ये देखिए गोलाकार वस्तु है ये, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मतलब बाहर का जो क्षेत्रफल होता है, ये पृष्ठ का बाहर का क्षेत्रफल पूरे का ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और केवल अगर वृत्त हो तो क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, ये तो बात हो गई हमारी बेसिक। अब देखते हैं असममित आकृति क्या होती है। ये देखिए, ये एक आकृति में बना रहा हूं ऐसे। अब बताइए, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस
से गुजर रही हैं, असममित आकृति की वस्तु से गुजर रही हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं असममित आकृति की वस्तु से गुजर रही हैं, तो क्या आप अब फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस स्थिति में मान लीजिए आपको विद्युत क्षेत्र पता है, लेकिन आप ए नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल सदिश का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। इस असममित वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास कोई भी सूत्र नहीं है। तो हम करेंगे क्या? तो मान लीजिए कि ये एक असममित वस्तु है, ये एक असममित वस्तु है जिसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका क्या तरीका होता है? तो असममित वस्तु होती है और हमें उससे विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना होता है तो हम उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, असंख्य अल्प भागों में हम उसको विभाजित कर देते हैं। ये देखिए, मैं इसको असंख्य अल्प भागों में विभाजित कर रहा हूँ। ये कितने भाग हैं? ये मुझे मतलब ये बहुत सारे हैं, एक एक छोटा छोटा भाग देखो, सब बहुत सारे हैं। और आपको इस डायग्राम में भले ही नहीं लग रहा हो कि सबका क्षेत्रफल आपको बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन हम इस तरह से इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे कि सभी का एक टुकड़े का क्षेत्रफल दूसरे टुकड़े के लगभग क्या हो? बराबर हो। तो आप ये समझिए कि सभी छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या समझेंगे आप? सभी छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a, तो एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? dA। ये देखिए, एक छोटा सा भाग लेता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए इतना, ये एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, या ये आप ले लीजिए छोटा सा भाग। ओके, तो आप एक छोटा सा भाग ले लीजिए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? dA होगा dA। ओके, और आपको पता है किसी अल्प क्षेत्रफल से के लंबवत अगर कोई सदिश गुजर रहा है, तो देखा था आपने, फिर से देखिए, जैसे ये एक क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके लिए एक सदिश जो होता है हम उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। लेकिन अगर ये क्षेत्रफल बहुत ही अल्प हो तो तब इससे लंबवत गुजरने वाले क्षेत्रफल सदिश को हम बोलेंगे क्षेत्रफल अल्पांश, क्योंकि इस बार क्षेत्रफल का मान बहुत ही अल्प है। तो वैसे ही आपको ये छोटा सा जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला, तो इसके लंबवत गुजरने वाला क्षेत्रफल सदिश को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर। पूरे सतह के लिए, ये जो पूरी सतह आपको दिख रही है, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? A वेक्टर। लेकिन इस अल्पांश के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा dA वेक्टर। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया है dA वेक्टर। और मान लीजिए यहाँ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है। ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बंद पृष्ठ से ऐसे गुजर रही हैं। अगर आप केवल आपको जो फोकस करना है, ध्यान देना है, वो केवल इतने इतने क्षेत्रफल पर देना है, ये इतने इतने क्षेत्रफल पर, ठीक है। इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आपको इतने क्षेत्रफल पे ध्यान देना है। अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया हमारे पास? dA वेक्टर। और इस क्षेत्रफल से इतने अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, या विद्युत क्षेत्र कितना है? E वेक्टर। कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है इससे? E वेक्टर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है ना। और दोनों में के मध्य कोण कितना बन रहा है? थीटा। तो मान लीजिए इस क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है और क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर के मध्य कितना कोण बन रहा है? थीटा। तो हम क्या निकालते हैं? घटक निकालते हैं। तो अब हम घटक ले लेंगे। तो E वेक्टर का यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो जहाँ से एंगल बनता है वो क्या हो जाएगा? E cos थीटा। क्या हो जाएगा वो? E cos थीटा। क्योंकि ये बिल्कुल अल्प क्षेत्र है तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स भी बहुत अल्प होगा। कितना होगा? d फाई होगा। कितना होगा? d फाई। क्यों? पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को अगर हम फाई कहते हैं, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? फाई। तो इतने से क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे? d फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? d फाई। और फ्लक्स बराबर क्या होता है?
विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो घटक क्षेत्रफल की दिशा में है वो कौन है, क्षेत्रफल सदिश कौन है, डी ए वेक्टर, और इसकी दिशा में घटक कौन है, ई कॉस थीटा। इसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक कौन है, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई का मान आ जाएगा, क्या मान आ जाएगा, ई कॉस थीटा गुना डी ए। ये समझ में आया। डी फाई का मान छोटे से क्षेत्र के लिए, छोटे से अल्पांश के लिए डी फाई कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा डॉट डी ए। तो इतना आपको समझ में आया, ई कॉस थीटा डॉट डी ए। ओके, ये क्लियर हुआ आपको, अच्छी तरह देख लीजिए। इसको मैं पूरे को हटा दूं। ओके, तो अब आप देखिए फिर से एक बात क्या पता लगी कि छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स आपने क्या देखा, आपने देखा ई कॉस थीटा डी ए। क्या देखा आपने, ई कॉस थीटा डी ए। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई डी ए कॉस थीटा। यस, मैं इसको ई डी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और याद कीजिए ए बी कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। किसको लिखता हूँ मैं, ए बी कॉस थीटा को। तो ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जैसे ये ए, ये बी, ये कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हमारे पास जो आया है, ये अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया है, जो बिल्कुल आपने अल्पांश से फ्लक्स जो गुजर रहा था उसका मान हमारे पास आ गया है। ये क्लियर हुआ आपको। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिए, चाहे आप साथ साथ में स्नैपशॉट ले लीजिए इसकी, हटा रहा हूँ मैं इसे। ओके, अब देखिए, अब आपको पता लग गया है कि क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ, कितना है, ई वेक्टर डॉट डी ए। लेकिन आपको पता है कुल फ्लक्स हम फिजिक्स में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जब हमें कोई भी अल्प राशि पता हो, ठीक है, तो हम उससे पूर्ण राशि किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए समाकलन करते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर समाकलन किया जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो समाकलन कर रहा हूँ वो तो ठीक है कि आपको अल्प राशि होती है, जैसे मान लीजिए dx है, ये अल्प दूरी है, तो आप इसका समाकलन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पूर्ण दूरी x। तो यहाँ पे भी फ्लक्स अल्प है, आपने इसका समाकलन किया, लेकिन आपने समाकलन के आगे यहाँ पर ये क्या लगाया है, गोल गोल, ये देखिए ये क्या लगाया है मैंने। इसका मतलब है ये जो समाकलन हो रहा है वो बंद पृष्ठ के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, बंद पृष्ठ। क्योंकि आपने देखा था बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है बंद पृष्ठ। या एक बार इसको अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इसको चीज़ को आप चाहे मत लिखिए। ओके, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ। क्लियर हुआ इतना। ओके, पहले इतना समझिए, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। अगर डी फाई का मैं समाकलन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कुल फ्लक्स। यहाँ पर मैं ये समाकलन पड़ा रहने दूंगा और लगा दूंगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो जब ये क्या है बेटा, क्षेत्रफल से है, क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर अगर आए, डी ए आ जाए और यहाँ पर समाकलन हो जाए तो इसको बोलते हैं क्षेत्रीय समाकलन। क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय समाकलन। ये चीज़ याद रखो, क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय समाकलन। अगर यहाँ पर ये आ जाता, dl आ जाता, क्या आ जाता, dl वेक्टर आता, ये क्या है, लंबाई है, क्या आता, ये लंबाई आ गई। अगर लंबाई आ गई तो इसे क्या बोलेंगे, और समाकलन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रेखा समाकलन। क्या बोलेंगे, लंबाई आ गई तो हम इसको रेखा समाकलन बोलेंगे। ओके, समझ में आई बात। और उसी की जगह मान लीजिए यहाँ पर आ जाता, अगर वॉल्यूम आ जाता, क्या आ जाता, वॉल्यूम आ जाता, तो यहाँ पर हम बोलते आयतन समाकलन। क्या बोलते हैं वॉल्यूम के लिए, आयतन समाकलन। आयतन आ जाता तो क्या बोलते हैं, आयतन समाकलन। तो क्षेत्रफल आ जाएगा तो क्षेत्रफल समाकलन, लंबाई आ जाएगी तो रेखा समाकलन, और आयतन आ जाएगा तो आयतन समाकलन। इस तरह की बातें हम करते हैं। तो इतना समझ में आया सबको, इतनी बात। ओके, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए,
अब जो विद्युत फ्लक्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये चिन्ह लगा रखा है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये गोला लगा रखा है। ये गोला किसको प्रदर्शित कर रहा है? बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए, ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को मैंने क्या बोला था आपको, कौन सा समाकलन कहते हैं? क्षेत्रीय समाकलन। ये रेखीय को हटाइए यहाँ पर और लिखिए यहाँ पर क्षेत्रीय। तो यहाँ पद ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को विद्युत क्षेत्र का, ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर का बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ का सिंबल आ गया, का बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रीय समाकलन कहलाता है या क्षेत्रीय समाकलन कहते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने आपको समझाई भी पूरी बात, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी असममित वस्तु से गुजरे तो ये असममित वस्तु आपको दिख रही है, इसको बहुत सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब इस डायग्राम में देखिए, लगभग हर छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर है। फिर इस एक छोटे टुकड़े को लिया, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमने देखा। तो आप कहेंगे सर इसमें डी ए ऊपर ले लिया, ई वेक्टर यहाँ ले लिया, तो कोई बात नहीं, हमने ई वेक्टर यहाँ लिया था और डी ए यहाँ लिया था, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इस डायग्राम को जो मैंने पहले समझाया था उसको ले सकते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं, एक ही बात है, कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो आपको? ओके, अब बात करते हैं हम इसकी SI मात्रक की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? अच्छा, अब आपको विद्युत फ्लक्स की तीसरी परिभाषा भी प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, आपको खुद को मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ। आप लिखिए, विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बंद पृष्ठ के लिए, विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रीय समाकलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल समाकलन या क्षेत्रीय समाकलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं या परिभाषित करते हैं। क्लियर हुआ आपको? विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल समाकलन द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये एक और परिभाषा हमारे पास बन गई। अब बात करते हैं इसके SI मात्रक की। तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? EA या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी हम EA लिख लेते हैं। तो E क्या होता है? E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। समझ में आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ओके, अब हम वीमा की बात करते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम वीमा निकालिए। न्यूटन की वीमा लिखिए m1 l1 t-2। न्यूटन की वीमा क्या होती है? m1 l1 t-2। मीटर स्क्वायर की l2, मीटर स्क्वायर की l2। कूलम की याद कीजिए 80, कूलम की याद कीजिए 80। क्या बनी? m1 ऊपर l3, l1 l2 l3, ये 1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1, तो ये हो जाएगा t-3 a-1। m1 l3 t-3 a-1। ये देखिए m1 l3 t-3 a-1। तो ये आ गई हमारे पास वीमा। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। तो न्यूमेरिकल कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में जिसका मान ई वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14k कैप वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। वोल्ट पर मीटर कैसे होगा ये हमें थर्ड चैप्टर में पता लगेगा। अभी आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, सुनते रहो। यह पृष्ठ एस वेक्टर इक्वल टू 10k कैप मीटर स्क्वायर से होकर गुजरता है। तो कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा, अपन को फ्लक्स निकालना है। और अपन को ई वेक्टर दिया है, अपन को एस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर भी हो सकता है कई क्वेश्चन में, जैसे इसमें एस वेक्टर दे दिया तो एस वेक्टर भी हो सकता है ना। तो हम सूत्र लगाएंगे क्योंकि इसमें ई वेक्टर दिया हुआ है और एस वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें फ्लक्स का सूत्र कौन सा लगाना होगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगाना होगा। क्लियर हुआ आपको ये? तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ई वेक्टर कितना है? 4 8 14। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो ई वेक्टर है 4 8 14, मतलब 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14k कैप। और अपने पास एस वेक्टर कितना है? एस वेक्टर है अपने पास 10k कैप, यही तो है। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर दो, आप क्या कर दो? गुणनफल कर दो। तो बिंदु गुणनफल करने का तरीका बहुत इजी होता है। करना क्या है आपको? फिर से देखिए, आपको करना है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको 11th क्लास में भी बता रखी है, तो फिर से इस बार देखिए कैसे करेंगे। तो इसको मैं पीछे वापस रिवर्स करता हूँ, हटाता हूँ इसको। अब देखिए, फ्लक्स, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखिए एस वेक्टर। एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 10k कैप है। तो ध्यान रखिए, आई कैप के नीचे आई कैप, तो इसके पास आई कैप है क्या? इसकी वैल्यू तो 10k कैप है, तो इसको हम लिख देते हैं 0 आई कैप। इसमें आई कैप नहीं है तो 0 आई कैप। कितना है? जे कैप कितना है? 0 है ही नहीं जे कैप। और के कैप कितना है? 10 है। तो ये बात ध्यान रखनी है, के कैप के नीचे के कैप लिखो, ये क्रॉस नहीं है भाई, ये कैप है, ठीक है। के कैप के नीचे के कैप लिखो, जे कैप के नीचे जे कैप लिखो, आई कैप के नीचे आई कैप लिखो। ये क्लियर है आपको? इतना कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पे 0 आई कैप 0 जे कैप क्यों लिखा? अरे यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है हमें, क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? जे कैप आई कैप तो नहीं दिया हुआ, तो 0 है ये। अब क्या कीजिए, आई कैप के मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है? 4 है। यहाँ पर आई कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 4। यहाँ पर आई कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 0। मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 0 0, प्लस, प्लस का हम साइन है, प्लस लगाओ। यहाँ पर जे कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 8। यहाँ पर जे कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 0। मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0 0, प्लस यहाँ पर के कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 14। यहाँ पर के कैप के मल्टीप्लाई में कौन है? 10। गुणा करो, 140। तो हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 140 करो तो आंसर कितना आ गया? 140। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 140। तो यूनिट लगानी पड़ेगी, यस, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करते हैं हम? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 140 आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स से जुड़े हुए। सबसे पहले पॉइंट आता है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि जब भी कोई राशि डॉट प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, मतलब बिंदु गुणनफल से मिलकर बनती है, तो विद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल हो रहा है, तब जो भी राशि आती है मेरे पास वो हमेशा अदिश आती है। हमेशा कौन सी राशि मिलती है हमें? अदिश ही मिलती है। क्यों? इसीलिए इसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो भी राशि प्राप्त होती है वो अदिश होती है, इसलिए फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। अब विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो यहां पर आपको देखना होगा, फिर से हमारा फॉर्मूला देखना होगा। फिर से ध्यान से देखिए फॉर्मूला, फिर ये पॉइंट आपको डायरेक्ट समझने होंगे। मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। अब याद रखिए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 होता है हमारे पास 0। फिर कॉस, आगे बढ़ते हैं हम। अब कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120 कितना होता है? तो कॉस 120 होता है -½ कितना होता है? कॉस 120 -½ होता है, ये बात याद रखो। दूसरी बात आती है कि कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 -1 होता है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव है। आप देखो 0 पे कितनी थी? 1, और 90 पे कितनी है? 0। समझ में आई ना? कॉस 0 डिग्री पर कॉस का मान कितना है? 1 है, और कॉस 90 डिग्री पर मान कितना है? 0। इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक तो ये धनात्मक है, क्योंकि भाई 0 डिग्री पर 1 है और 1 क्या है? धनात्मक है, और 90 डिग्री पे भी 0 है। तो अगर थीटा का मान
0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा तब आपके पास कॉस थीटा क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 से लेकर 0 तक होगी। इस बात को मैं फिर से अलग से समझाता हूँ। देखो अभी समझो इस बात को। समझने का मतलब ये है कि अगर थीटा का मान तुम समझ लो 0 डिग्री से लेकर 89 तक भी है तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि देखो, क्योंकि कॉस अगर थीटा 90 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो 90 डिग्री पर कॉस 0 हो जाएगा और उससे पहले पहले जो भी एंगल होगा उस पर उसकी कोई वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव होएगा। अब बात करते हैं, अब 90 से ज़्यादा पर चलते हैं। अब 90 से ज़्यादा पे चलेंगे तो 180 तक ये नेगेटिव होगा फिर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 से लेकर 180 तक नेगेटिव होता है। क्योंकि देखो याद करो, इसका इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यूँ। तो ये 0 डिग्री पर अधिकतम होता है, 90 डिग्री पर फिर वापस से 0 हो जाता है, फिर 90 से लेकर 270 तक ये नेगेटिव रहता है, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव आता है। तो 270 के बाद वापस पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब 90 से 180 में फिर से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? 90 से 180 के बीच में नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर से इस बात को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री से कम क्योंकि 90 डिग्री पे कितना हो जाता है, 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब ये 0 हो जाता है। कौन 0 हो जाता है, कॉस थीटा 0 हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम तो ये क्या बता रहा है कि 90 डिग्री थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम जो भी कोण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो थीटा का मान 90 डिग्री से अगर कम है तो उसको क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। और तब कॉस थीटा का मान पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं 90 डिग्री से अगर अधिक हो जाए, यहाँ पर देखो 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर हुई? अगर कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। ये बात क्लियर हुई? इसलिए मैंने कहा कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि इसके सूत्र में कौन आता है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, 0 से 90 डिग्री से कम तो धनात्मक रहता है, 90 डिग्री पर 0 हो जाता है, और 90 डिग्री से ज़्यादा पर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ये क्लियर हुई? इसलिए फ्लक्स धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। अब एक बेसिक बात, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, देखिए अब आपको बताइए धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। अगर आवेश अगर धनात्मक है तो हम बोलेंगे फ्लक्स भी धनात्मक है। ठीक है, अब यह आवेश ऋणात्मक आपको दिख रहा है, यह आवेश क्या दिख रहा है, ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो आवेश ऋणात्मक है तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स भी हमारा ऋणात्मक है। तो ये कह रहा है कि अगर फाई का मान धनात्मक होगा यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाती हैं। अब पृष्ठ से बाहर जा रही हैं, इसका मतलब प्लस क्यू है, तो फाई भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही हैं, इसका मतलब आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये जो आज का लेक्चर था, ये था विद्युत फ्लक्स के बारे में, ये पार्ट 2 था। अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे गाउस का नियम, जो कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे